अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए इंग्लिश 1423 की गाइडलाइन की दूसरी वीडियो लेकर आई हूँ। इसका पहला हिस्सा समझा चुकी हूँ और आज मैं आप सबको स्ट्रक्चर पेपर समझाने वाली हूँ। स्ट्रक्चर पेपर में करेक्ट सेंटेंसेस, अकॉर्डिंगली टेंसेस आते हैं। मॉडल वर्ब्स को आपने सेंटेंसेस में लिखना होगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करना होता है, यानी इनको चेंज करना होता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को भी कन्वर्ट करना होता है। और विल और गोइंग टू का इस्तेमाल कैसे सेंटेंसेस में करने होते हैं, तो आज मैं आप लोग को ये समझाने वाली हूँ। तो चले मैं आपको समझाती हूँ कि सेंटेंसेस को टेंसेस के मुताबिक कैसे करेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपने टेंसेस को समझना है। तो मैं आपको समझाती हूँ कि टेंसेस में यानी कि ज़माना, हमारे पास 3 तरह के ज़माने आते हैं। एक प्रेजेंट जो अभी है, एक पास्ट जो गुज़र चुका है, और एक फ्यूचर जो आने वाला है। अब इसमें हमारे पास आ जाता है सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट। सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। सिंपल फॉर्म, इसको इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। उसी तरह पास्ट में भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और फ्यूचर में क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, उसके साथ विल लग जाता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ आपने अब क्या देखना है कि प्रेजेंट में सिंपल फॉर्म में ही प्लेज क्रिकेट, ही सब्जेक्ट है और पहले फॉर्म आएगा वर्ब का जो कि है प्लेज, और ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट, ठीक है। ही प्लेज क्रिकेट, ये सब्जेक्ट, पहला फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट वो होता है, मैं आपको पहले ये समझा दूँ कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, ठीक है, जिसने काम किया। और ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है या जिस पे काम किया गया, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। और वर्ब वो होता है जो काम किया जाता है, मतलब जो काम होता है। कोई भी जो मिसाल के तौर पे स्लीपिंग है, प्लेइंग है, ईटिंग है, लाफिंग है, ये जो भी काम होता है ना, जो भी काम को कहते हैं वर्ब। इसको उर्दू में फेल कहते हैं। तो चले हम दोबारा टेंसेस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, ठीक है, जो काम कर रहा होता है। और फिर उसके बाद आ जाता है वर्ब, पहला फॉर्म ऑफ वर्ब। आप लोगों ने क्या करना है कि फॉर्म्स भी याद करने होंगे, क्योंकि इसमें ना फॉर्म्स का जितने जो 3 फॉर्म्स होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म वर्ब्स के, वो आपने याद करने होंगे, ठीक है, क्योंकि वो टेंसेस में चेंज होते रहते हैं। फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज़ पे काम किया गया। ही प्लेज क्रिकेट, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर इसको हम पास्ट में कैसे करेंगे। पास्ट में जो माजी है यानी गुज़र गया है, और सिंपल फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं हम इसको। इसमें आ जाता है सब्जेक्ट, दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ही प्लेड क्रिकेट, ये प्लेज हो जाएगा प्लेड में चेंज, ठीक है, सेकंड फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि ये गुजरा हुआ है, माजी है। यानी प्रेजेंट में आ गया ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला। और पास्ट में हो जाएगा ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला था, वो क्रिकेट खेला था, ओके। अब आ जाता है फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में, मतलब कि जो सिंपल टेंस है, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, उसमें आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा विल, ठीक है। और विल जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ही विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा। अब हम चलते हैं प्रेजेंट के दूसरे टाइप पे।
इसको कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी इसको कहा जाता है। इसमें आ जाता है, आप देखिए सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या हुआ ही, फिर एम इज़ आर लगता है और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी लग जाता है, यानी कि प्ले के साथ हम आईएनजी लगा लेंगे और फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट जो कि क्रिकेट है। अब मैं आप लोग को ये समझाती हूँ कि इज़, एम और आर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। हम आई के साथ एम इस्तेमाल करते हैं और जो सिंगुलर होता है यानी एक पर्सन के साथ हम इज़ इस्तेमाल करते हैं और जब ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट एम इज़ आर का इस्तेमाल और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ हम आईएनजी प्लस कर लेंगे और फिर ऑब्जेक्ट ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। उसके बाद आ जाता है, हम पास्ट के पास चले जाते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, जो माजी में था लेकिन जो हो रहा था। ठीक है, तो सब्जेक्ट ही आ गया, उसके साथ आ जाएगा वॉज और वर, फिर आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ आईएनजी होगा, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे। इसमें हमने कोई और फॉर्म इस्तेमाल नहीं करना वर्ब के साथ, हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ आईएनजी लगेगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, जो दरमियान वाली जो स्ट्रक्चर है वो आपने जहन में रखना है। बहुत ही नहायत ही आसान है अगर अब इसको आप समझें। अब जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमने प्रेजेंट में एम इज़ आर इस्तेमाल किया है ना, एम हम सिर्फ आई के साथ लगाएंगे, बाकी इस्तेमाल होगा इज़ और आर का ज़्यादा। ही, शी, इट इनके साथ लगेगा इज़। ठीक है, यू, वी, दे इनके साथ लगेगा आर। तो यानी कि जो सिंगुलर हैं उनके साथ लगेगा इज़ और जो ज़्यादा है तो आर। तो उसी तरह इनको अगर हम इज़ और आर को हम चेंज करें, ठीक है, इज़ और आर को जब हम चेंज करते हैं पास्ट टेंस में, पास्ट प्रोग्रेसिव में, तो वहाँ आ जाएगा वॉज और वर। अब जैसे जहाँ पर इज़ है वहाँ आ जाएगा वॉज और जहाँ पर आर है वहाँ आ जाएगा वर। मतलब जैसे मैंने बताया कि एक बंदे के लिए हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा बंदे के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह एक बंदे के लिए हम वॉज इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा के लिए हम वर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आ जाएगा ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। ओके, तो फिर उसके बाद आ जाता है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या लग जाएगा, विल बी लग जाएगा दरमियान में। सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा विल बी, उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा। उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म की बात करते हैं। इसमें हैव और हैज़ का इस्तेमाल आएगा, बाकी सारा कुछ वही है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं अपनी जगह पे, सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट आखिर में, और वर्ब्स चेंज होती हैं, उनके फॉर्म्स चेंज होती है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। और जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जैसे एम, इज़, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, डिड, डू, ठीक है, ये इनका इस्तेमाल होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में क्या आएगा, हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैज़ और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि हैव और हैज़ कहाँ इस्तेमाल करना है। ही, शी, इट के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। आई, यू, वी, दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो हमने यहाँ पे हैज़ लगाना है। इधर आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि है प्लेड, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब
आप लोग ने क्या करना है कि वर्ब्स की तीनों फॉर्म याद करने हैं। पहला फॉर्म प्ले है, सेकंड फॉर्म प्लेड है, थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक है, तो जितने भी वर्ब्स हैं उनके आप लोग ने फॉर्म्स याद करने हैं। ये इसी से आप लोग फिर टेंसेस चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम पास्ट परफेक्ट फॉर्म की तरफ। यहाँ पे भी सब्जेक्ट वही आ जाएगा और हैव और हैज़ जो है वो हैड में चेंज हो जाएगा। फिर आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वही रहेगा और ऑब्जेक्ट वही रहेगा, ही हैड प्लेड क्रिकेट। फिर हम फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म की तरफ आते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ विल हैव आ जाएगा, ठीक है, और फिर आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। इसकी ट्रांसलेशन हम ऐसे करेंगे, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका है। ही हैड प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका था। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका होगा। अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव को हम कॉन्टिन्यूस भी कहते हैं। अब इसमें देखिए परफेक्ट भी आ गया और प्रोग्रेसिव भी आ गया। पहले हमने इसका सिंपल फॉर्म पढ़ा, फिर प्रोग्रेसिव और फिर परफेक्ट। अब आ जाता है परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है, यानी दोनों इसमें आ जाते हैं। तो इसमें आ जाता है सब्जेक्ट, फिर आ जाता है हैव हैज़, फिर आ जाएगा बीन, ठीक है, हैव हैज़ और बीन परफेक्ट की वजह से आ जाएगा। फिर आ जाएगा वर्ब और इसके साथ लग जाएगा आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी। आईएनजी इसलिए क्योंकि प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी इस्तेमाल किया है, तो इसमें भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी ही इस्तेमाल करेंगे प्रोग्रेसिव की वजह से। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो सब्जेक्ट है ही, हैव और हैज़ समझा चुकी हूँ मैं, तो यहाँ पे ही है तो इधर आ जाएगा हैज़, फिर लग जाएगा बीन इसके साथ और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले, इसके साथ हम लगा लेंगे आईएनजी, प्लेइंग हो जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता रहा है। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट में हमने क्या इस्तेमाल किया था, हैड। यहाँ भी हम हैड इस्तेमाल करेंगे और हैड के साथ हम बीन लगा लेंगे। और प्रोग्रेसिव की वजह से हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में आईएनजी लगा लेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता रहा था। अब आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, तो इसमें हमने क्या करना है कि सब्जेक्ट के साथ विल लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट में विल था। हैव आ जाएगा और हैव के साथ बीन लग जाएगा। बीन के बाद आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी प्रोग्रेसिव की वजह से लग जाएगा और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी होता है। जब हमें एक लिमिटेड टाइम बताया होता है, मुकर्रर वक्त बताया जाता है, तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमें कोई मुकर्रर वक्त बताया नहीं जाता तो वो उधर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस में आपको समझाती हूँ। सबसे पहले अब सब्जेक्ट आ जाता है ना, ही लग जाएगा, उसके बाद ला जाएगा विल हैव बीन, ये लग जाएगा। प्लेइंग, ठीक है, क्रिकेट, यानी कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा। लेकिन अब अगर हम कहें कि ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट लग गया ही, विल हैव बीन लग जाएगा, पहला फॉर्म आ जाएगा वर्ब का और आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट लग जाएगा क्रिकेट। अगर हम ऐसे कहें कि ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, जैसे कि मैंने बताया कि जब मुकर्रर वक्त बताया जाए तो फॉर लगता है और जब मुकर्रर वक्त नहीं बताया जाए तो सिंस लग जाता है। तो हम फिर इस सेंटेंस को ऐसे कहेंगे कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये सेंटेंस थोड़ा चेंज कर लूँ और फॉर का इस्तेमाल कर लूँ, जैसे ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, तो मैं ऐसे कहूँगी, इसका ट्रांसलेशन ऐसे करूँगी
कि वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। यहाँ पे घंटे हमें शो हो रहा है, हार्स हमें बताया जा रहा है कि 2 घंटे से, तो यहाँ आ जाएगा फॉर। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने आप लोग को समझा दिया है। अब इनके पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन, यानी कि पॉजिटिव जो बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में एक सेंटेंस होता है, जैसे अभी जो मैंने सारे सेंटेंसेस बताए वो सब पॉजिटिव थे। नेगेटिव में क्या आ जाता है कि नहीं का इस्तेमाल आ जाता है, यानी मनफी का इस्तेमाल। और क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि सवालिया जुमले होते हैं। तो पॉजिटिव का तो मैं समझा चुकी हूँ आप लोग को, जो अभी मैंने समझाया है वो सारे पॉजिटिव ही थे। उसमें ना तो सवालिया जुमला था, ना उसमें मनफी जुमले थे। तो मैं जैसा आपको ये बता दूंगी कि मनफी का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम प्रेजेंट सिंपल है ना, उसमें लग जाएगा डू और डज। ठीक है, सिंगुलर पर्सन के साथ डज आ जाएगा और बाकी प्लूरल के साथ आ जाएगा डू। प्लूरल में कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, इसके साथ आ जाएगा डू, और ही, शी, इट के साथ आ जाएगा डज। तो आई डू नॉट प्रीफर माई कॉफ़ी ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे आज आई के साथ डू आ गया, नॉट भी लग जाएगा। और क्वेश्चन में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे डू हेल्पिंग वर्ब है, ये आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, और बाकी जो सेंटेंस है वही आपने लगा देने हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की बात अगर हम करें, उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि इज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो सिंपल से मैं आपको ये बताती हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके साथ नॉट लग जाता है। जैसे डू नॉट, इज़ नॉट, डज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, विल नॉट। ठीक है, तो ये आ जाते हैं। और वही जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे कि डू हो गया, हैज़ हो गया, हैव हो गया, विल हो गया, वॉज हो गया, वर, वो सब्जेक्ट से पहले लग जाता है, तो ये सवालिया जुमला बन जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ चुका होगा टेंसेस अच्छी से, और अगर नहीं भी आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग के लिए मज़ीद और टेंसेस की वीडियो बना लूँगी। अब हम चलते हैं मॉडल वर्ब्स की तरफ। हम अभी ये देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स की सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं। सबसे पहले तो आप मॉडल वर्ब्स को समझें। मॉडल वर्ब्स में कैन, विल, शैल, मस्ट, मे, माइट, वुड, कुड, शुड और टू आते हैं। ठीक है, कैन इस्तेमाल होता है जैसे एक बंदा एक काम कर सकता है। ठीक है, जैसे अली कैन विन द रेस, अली रेस जीत सकता है। तो एक चीज़ जब हो सकती है तो जहाँ पर एबिलिटी हो वहाँ पर कैन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसी तरह कुड जो होता है वो भी वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पर एबिलिटी हो, मतलब कि जो एक काम हो सकता है। विल और शैल ये हम ऑफ़र के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी को कोई मशवरा देने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। मस्ट तब इस्तेमाल होता है जब एक चीज़ आप पे ऑब्लिगेट या नेसेसरी किया गया हो, मतलब कि आप पे एक चीज़ मस्ट करार दिया गया हो कि आपने खामखा ये काम करना है। ठीक है, जैसे आप एक बच्चे को कहते हैं कि यू मस्ट बी पंक्चुअल, कि आपने मस्ट स्कूल टाइम पे आना है। ठीक है, तो मे और माइट ये शायद में हम यूज़ करते हैं। मे, माइट, शायद में। जैसे मिसाल के तौर पे आपको लग रहा हो कि आज बारिश होने वाली है, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इट मे रेन टुडे या इट माइट रेन टुडे। यानी एक चीज़ आपको कंफर्म नहीं हो, उसका आपको यकीन नहीं हो, लेकिन लग रहा हो कि ये होगा, तो वहाँ पर हमने मे और माइट का यूज़ करना होगा। शुड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को एक एडवाइस दे रहे हों, मतलब एक मशवरा दे रहे हों कि मिसाल के तौर पे यू शुड हेल्प द पुअर, कि आपको गरीब की मदद करनी चाहिए। तो ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे हों, कोई सजेशन दे रहे हों, मतलब एक मशवरा दे रहे हों। और
टू तब हम इस्तेमाल करते हैं जब एक चीज़ का हम गलत और सही का फ़र्क वाज़े करें या किसी चीज़ को हम मस्ट या फ़र्ज़ करार दें। तो जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, यू ought टू हेल्प द नीडी, ही ought टू ओबे हिज पेरेंट्स, मतलब कि उसने अपने वालिदैन की इताअत करनी चाहिए। ठीक है, तो ought टू या ऐसे जगह पे इस्तेमाल की जाती है जहाँ एक चीज़ आप पे फ़र्ज़ करार दिया गया हो। ये भी कुछ एग्जांपल्स मैंने शेयर की आप लोग के साथ, सेंटेंसेस मैंने शेयर की है मॉडल वर्ब्स की। अगर किसी को कोई मसला हो रहा हो सेंटेंसेस बनाने में तो ये आपकी हेल्प करेगा, यहाँ से आप सेंटेंसेस ले सकते हैं। अब इसके बाद हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कि एक्टिव वॉइस में क्या करना होगा और पैसिव वॉइस में, यानी एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, उसको आपने पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, और एक सेंटेंस है पैसिव वॉइस का तो उसको आपने एक्टिव में कैसे चेंज करना है। तो टेंसेस आप लोग को कंफर्म हो गए हैं। अगर आपको टेंसेस आते हों तो आप लोग ये कर सकते हो। अब इसमें आ जाता है जैसे सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आ जाता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, अब जैसे ये सेंटेंस है, द पायरेट बरीड द ट्रेजर। ठीक है, जो लुटेरे थे उन्होंने ख़जाने को छुपा लिया। ओके, अब यहाँ पे पायरेट जो है ये हो गया सब्जेक्ट और बरीड हो गया वर्ब, क्योंकि छुपाया गया तो छुपाने को वर्ब हो गया, ये काम है। ठीक है, और ट्रेजर हो गया ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस को आपने इसको कैसे चेंज करना है कि पैसिव वॉइस में एक तो बाय का इस्तेमाल आ जाता है, वो भी सब्जेक्ट से पहले, और वर्ब अपनी जगह रहेगा, सब्जेक्ट एंड में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट ट्रेजर था तो ट्रेजर आ गया आगे, द ट्रेजर। ठीक है, अब आ जाएगा वॉज, क्योंकि अब टेंस को हमने चेंज करना होगा। अब ये द पायरेट बरीड द ट्रेजर, अब यहाँ पे हमने क्या करना होगा, वॉज बरीड, वॉज लग जाता है, बाय लग जाएगा और उसके बाद जो सब्जेक्ट है द पायरेट। ठीक है, ये आपको ये चीज़ समझना होगा एक्टिव पैसिव में। अगर आपके पास आ जाता कि द ट्रेजर वॉज बरीड बाय द पायरेट, तो आपने क्या करना होगा कि जो सब्जेक्ट था उसको पहले लगाना है। ठीक है, वॉज हट जाएगा, बाय हट जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो एंड में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए जो टेंसेस हैं ना उनका इस्तेमाल आपने कैसे करना है एक्टिव पैसिव में। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में आई मेक अ केक, मेक हो जाएगा पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रेजेंट में है ना वो आप पास्ट में कर लेंगे, और जो पास्ट में है तो उसको आप पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। ठीक है, वो थर्ड फॉर्म हो जाता है वो। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आई मेक अ केक, तो पैसिव में क्या आ जाएगा, अ केक ऑब्जेक्ट है तो ये पहले लग जाएगा, और आ जाएगा अ केक इज़ मेड। ठीक है, बाय मी, यहाँ पे लग जाएगा बाय मी, क्योंकि आई का इस्तेमाल किया है तो आप अपने बारे में कह रहे हैं। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आई एम मेकिंग अ केक, तो ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा अ केक, तो मेकिंग है तो मेकिंग के लिए ना आप क्या करोगे, ये मेड हो जाएगा ना तो इसके साथ आ जाएगा इज़ बीइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज़ बीइंग मेड बाय मी। अब देखिए पास्ट सिंपल में कैसा है कि आई मेड अ केक, तो क्या हो जाएगा, अ केक वॉज मेड। ठीक है, बाय मी आपने लगा देना है एंड में। पास्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे करोगे कि जैसे मतलब आई वॉज मेकिंग अ केक है तो इसका हो जाएगा अ केक वॉज बीइंग मेड। तो ये आपने समझने हैं इन चीज़ों को। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव मेड अ केक हैज़ बीन मेड। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट देखिए, आई हैड मेड अ केक हैड बीन मेड बाय मी। फ्यूचर सिंपल में है आई विल मेक अ केक विल बी मेड बाय मी। तो ये मेक जो है ये मेड में चेंज हो गया। फ्यूचर में जैसे बी गोइंग टू, इसमें
जैसे आई एम गोइंग टू मेक अ केक, ठीक है, मैं केक बनाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। अ केक इज़ गोइंग टू बी मेड। मॉडल वर्ब्स में जैसे मस्ट, आई मस्ट मेक अ केक मस्ट बी मेड बाय मी। मॉडल परफेक्ट में आई शुड हैव मेड अ केक शुड हैव बीन मेड। ये चीज़ें आपने समझनी है और इसी तरह आपने पेपर हल करना है, ठीक है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में, इस तरीके से आपने चेंज करना है। उसके बाद आ जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। पहले आपने ये चीज़ें समझनी है। डायरेक्ट स्पीच में जो आई, वी, यू, माई, और, योर, मी, अस, यू, माइन, और्स, योर्स इस्तेमाल होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में जब हम उनको, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम उनको चेंज करते हैं तो हम उनको ऐसे चेंज करते हैं। आई की जगह पे ही या शी इस्तेमाल होगा, वी की जगह पे दे, यू की जगह पे ही, शी, दे, माई की जगह पे हिज, हर, और की जगह पे देयर, योर की जगह पे हिज, हर, देयर। ये सारे आप लोग ने याद करने हैं और इसी चीज़ की वजह से आप लोग पेपर में इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ कुछ और एग्जांपल्स हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जो वर्ड्स ये डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल हुए हैं, जब आप उनको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आप ये चीज़ें आप चेंज करेंगे। जैसे कि दिस की जगह पे दैट, हियर की जगह पे देयर, नाउ की जगह पे देन, टुडे की जगह पे दैट डे, येस्टरडे की जगह पे द डे बिफोर या द प्रीवियस डे भी इस्तेमाल कर सकते हो। टुमारो की जगह पे द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक की जगह पे द वीक बिफोर या द प्रीवियस वीक भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट मंथ की जगह पे द फॉलोइंग मंथ, अगो की जगह पे बिफोर। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट को हमने इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, ये टेंसेस के थ्रू। यानी जब आप लोग को टेंसेस क्लियर होंगे तो आप लोग पैसिव और एक्टिव वॉइस भी कर सकते हो और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कर सकते हो। और तभी मैं जब आप लोग के लिए पहली वीडियो अपलोड कर रही थी इंग्लिश के ओल्ड पेपर्स में, मैंने कई बार आप लोग को ये बात कही भी है कि टेंसेस ज़रूरी हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में और एक्टिव पैसिव वॉइस में। तो जब टेंसेस आते होंगे तो आप लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में भी, और उसी तरह एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में। अब ये चीज़ें समझेंगे तो आप, जैसे कि ये प्रेजेंट सिंपल में देखे, शी सेड इट्स कोल्ड, तो इसको आप चेंज करेंगे जब इनडायरेक्ट में तो ये पास्ट सिंपल हो जाएगा, शी सेड इट वाज कोल्ड। अगर आपके पास जुमला आया हो शी सेड इट वाज कोल्ड तो आप सिंपल से इसको कह देंगे डायरेक्ट में, शी सेड इट्स कोल्ड। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है कि डायरेक्ट में क्या होता है कि जो चीज़ कही गई हो, जो डायलॉग कहा गया हो, वो इन्वर्टेड कॉमास में होता है, ठीक है, यानी ऊपर कॉमास होते हैं, वो कॉमास के अंदर की जाती है। और डायरेक्ट स्पीच ऐसी होती है ना कि जैसे एक बंदा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, ठीक है, तो ये डायरेक्टली मैं आपको बता रही हूँ, या एक चीज़, एक काम करने को कह रही हूँ, या आपको कोई सजेशन देने को कह रही हूँ, या आपसे कोई बात कर रही हूँ, तो ये सामने मैं आपसे कह रही हूँ, ये डायरेक्ट है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल एक थर्ड पर्सन की बात मैं आपसे कर रही हूँ, जैसे मुझे किसी ने कुछ काम करने को कहा या किसी ने कुछ बात की है और उसकी बात मैं आपसे कहूँ, तो ये हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि उसकी कही हुई बात मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है, तो ये होती है इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या हुआ कि शी सेड आई एम टीचिंग इंग्लिश ऑनलाइन। ये देखिए, ये इसने कहा है, ये डायरेक्ट है, तो इसलिए उसकी जो कही हुई बात है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, लेकिन जब वो इनडायरेक्ट होगा तो ये कॉमर्स हट जाएंगे। अब इसको कैसे होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोग ने याद रखनी है, जहन में रखनी है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो पास्ट सिंपल में चेंज होगा और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई एम टीचिंग, लेकिन अब जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि
आई एम टीचिंग इंग्लिश। लेकिन अगर मैं उसकी बात कर रही हूँ आपसे तो मैं कहूँगी शी वॉज टीचिंग इंग्लिश। सही है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ माइंड में रखना है कि शी सेड दैट शी वॉज टीचिंग इंग्लिश ऑनलाइन। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट सिंपल, और मैंने आप लोग को समझा भी दिए टेंसेस कि टेंसेस में स्ट्रक्चर उसका क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। और परफेक्ट में क्या आता है, हैव हैज़ आता है। ठीक है। अच्छा, शी सेड आई हैव बीन ऑन द वेब सिंस 1999। अब इसका पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। शी सेड शी हैड, हैव को हैड में चेंज कर दिया, बीन ऑन द वेब सिंस 1999। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें हैव बीन का इस्तेमाल आएगा। शी सेड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years। इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे तो ये हैड बीन आ जाएगा। ठीक है। शी सेड शी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years। अब पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में आएगा। ठीक है। शी सेड आई टॉट ऑनलाइन येस्टरडे, पास्ट परफेक्ट पे चेंज होगा। शी सेड दैट शी हैड टॉट ऑनलाइन येस्टरडे। तो चलते हैं हम विल और गोइंग टू की तरफ। अब हमने ये देखना है कि विल और गोइंग टू कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है। तो विल हम उन जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमने एकदम से एक फ़ैसला किया हो, डिसीजन बनाया हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच रहे हो कि मुझे तो प्यास लगी है, मुझे पानी पीनी चाहिए, तो यहाँ पे हम विल का इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज़ जब आपने पहले से प्लान किया होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपने गोइंग टू लगाना होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि जैसे आपने एक ट्रिप का प्लान बनाया है, तो पहले से बना है प्लान, वहाँ पे आपने गोइंग टू लगाना है। अब यहाँ पे मैं आपको सेंटेंसेस यूज़ करने के तरीके बताती हूँ। विल का देखें, वी हैवंट मेड अ डिसीजन येट और वी मेक अ प्रेडिक्शन। ठीक है। जब एक पेश गोई सी होती है और आपने डिसीजन पहले से नहीं बनाया होता लेकिन एकदम से आप बनाते हैं, सो इस तरह जैसे अब ये नीचे एग्जांपल दी गई हुई है सेंटेंस, आई थिंक आई विल बाय हर सम परफ्यूम। ठीक है, मुझे लगता है मुझे उसके लिए परफ्यूम ख़रीदनी चाहिए। यानी एक चीज़ आपने मतलब एक पेश गोई की हो लेकिन उसकी आपको डिसीजन आपने पहले से नहीं ली हो, लेकिन आपने एकदम से डिसाइड किया हो कि मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे वो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने विल का इस्तेमाल करना है। अब देखिए दूसरे आपको यूज़ बताया है कि कैसे करना है। वी मेक ऑफ़र्स और सजेशंस। जब हम किसी को ऑफ़र करते हैं या किसी को मशवरा देते हैं। अब इसकी एग्जांपल भी बताइए। आई विल लुक आफ्टर द किड्स ऑन सैटरडे। मैं हफ्ते के दिन बच्चों का ख्याल रखूँगी। ठीक है। अच्छा, वी मेक अ डिसीजन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि बोलचाल के दौरान आप एकदम से एक डिसीजन ले लेते हैं। आई विल पिक यू अप एट 8:30 AM। मैं आपको 8:30 बजे पिक करने आ जाऊँगी या आऊँगी। ठीक है। वी टॉक अबाउट इवेंट्स दैट आर सर्टेन टू हैपन इन द फ्यूचर। और ऐसी चीज़ें, ऐसे वाक़यात के बारे में हम बात करते हैं जो फ्यूचर में होने वाला होता है। जैसे आई विल बी 30 years old इन अक्टूबर। मैं अक्टूबर में 30 साल की होंगी। अब गोइंग टू कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये हम देखते हैं। पहला यूज़ बताया है कि वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन और देयर इज़ एविडेंस इन द प्रेजेंट। मतलब कि हमें लग रहा हो कि कुछ होने वाला है या कोई ऐसी प्रूफ है जिसका हमें प्रेजेंट में पता है कि ये आगे होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, ये गोइंग टू जो है ये फ्यूचर में यूज़ होगा। द प्लेन इज़ गोइंग टू लैंड सून। जहाज़ करीब ही लैंड होने वाला है।
अब सेकेंड यूज़, वी हैव ऑलरेडी मेड अरेंजमेंट्स टू डू समथिंग इन द फ्यूचर। हमने पहले से एक प्लान बनाया होता है, कुछ अरेंजमेंट्स की होती हैं कि हमने आगे जाके क्या करना है। नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। अगले साल मैं दुनिया की सफ़र करने जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह विल और गोइंग टू का यूज़ होता है। मैं आपको सिंपल से समझा देती हूँ कि विल और गोइंग टू एक तो वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे प्रेडिक्शन हो, यानी पेश गोई हो, ठीक है। लेकिन विल एक जगह पे मतलब ऐसे इस्तेमाल होगा जब आपने एक फ़ैसला नहीं किया है पहले से और अचानक से आप एक फ़ैसला कर लेते या अचानक से बोल चाल में आप एक बात कर जाते हैं, तो वहाँ विल का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक चीज़ का जब आपने पहले से ही प्लान बनाया हुआ है या आपको पता है कि ये काम होने वाला है या होगा, तो ये यहाँ पर आपने गोइंग टू का इस्तेमाल करना है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ चुका होगा अच्छी तरीके से। इसका इंशाल्लाह अगला पार्ट जो कि रीडिंग पेपर का है, ये आप लोग के साथ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो लिहाजा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट्स करें और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।